हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पैरस यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और जो कि ये आपका पेपर नंबर 1 है और ये मेजर 1 और मेजर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए पेपर है। और इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5th का जो है डिस्कस करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। और इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है और आपका एक हिस्ट्री ऑफ यूरोप होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जो कि आपका पेपर नंबर 1 है, इसके टॉप इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ओवरऑल सिलेबस जो है इन क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद आप खुद ही ये चीज़ आपको फील होगा कि हाँ, मैंने पूरा ओवरऑल एक तरीके से सिलेबस कर लिया है। और हर एक क्वेश्चन का मैं डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आया हूँ, कैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं, प्रॉपर कंटेंट रहेगा आपके पास। और आपको जो है क्वेश्चन के बाद आप जितना आंसर अपने अगर शॉर्ट भी करना चाहते हो तो अपने फॉर्मेट में आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। और एग्जैक्ट मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। ओके, और इससे पहले मैंने इंग्लिश के दोनों पेपर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है, और पॉलिटिकल साइंस के भी दोनों पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये PYQ सीरीज़ का हम लोग का 5th वीडियो होगा। ओके, और एग्ज़ाम तक आपके जो है मैक्सिमम जो है चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेबस के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से हेल्प होने वाली है। ओके, सो चीज़ों को एकदम ध्यान से समझिएगा, और मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा समझाऊंगा उसको भी आपको ध्यान से समझना है। और आप चाहो तो एज इट इज़ लिख लेना, आप चाहो तो उसको की पॉइंट्स में कन्वर्ट करके और पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है। और ऑलरेडी इसमें मैंने आंसर्स को पॉइंट्स में भी आपके पास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो ये पहला आपका पेपर नंबर 1 है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पेपर 1, और ये मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। सो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि डिस्कस द मेन प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। आपको मेन प्रोविजंस बताने हैं और सिग्निफिकेंस बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 का। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था 1858 का, वो क्या था, टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और ये किसके थ्रू पास हुआ था? इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। किसके बाद? आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये जो है पास किया गया था। द एक्ट एबॉलिश द कंपनीज अथॉरिटी एंड ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। ये जो एक्ट था वो क्या करता था? एबॉलिश कर दिया था किस चीज़ को? कंपनी के अथॉरिटी को। उसके साथ साथ ट्रांसफ़र कर दिया था जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था, किसको? ब्रिटिश क्राउन को। ओके, एंड इससे क्या है, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। और यहाँ से ब्रिटिश राज जो था इंडिया में स्टार्ट हो गया था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और बताओगे आप। 1857 की यहाँ पे बात हुई, तो आप 1857 के बारे में जो चीज़ें आपको पता है आप वो भी लिख दीजिए आंसर में, ठीक है। तो देखिए, इस पर अभी हम लोग 1857 के रिवॉल्ट पे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 बेसिकली जो था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक तरीके से 1857 के रिवॉल्ट को हम लोग जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। ओके, दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फेल्ड टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? फेल हो गई थी मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसके साथ साथ एंड सेटिस्फाई द इंडियन पीपल। So the British government realized the need for the direct control over Indian administration। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज होने लगी थी क्या, कि वो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अगस्त 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट पास किया था। ओके, जो कि आपका ये एक्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, अधिनियम के मुख्य
प्रावधान क्या क्या थे, आपके मेन प्रोविजंस क्या क्या थे। आप चाहो तो पॉइंट्स में लिख सकते हो, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को और जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है। ओके, टोटल यहाँ पे मैं आपके लिए जो है वो 7 पॉइंट लेके आया हूँ। आप 7 पॉइंट बहुत होते हैं, आप चीज़ों को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला जो मेन प्रोविज़न था वो एबॉलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से वो ख़त्म हो गई थी। ओके, द एक्ट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के थ्रू जो भी रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एंड ख़त्म हो गया था। उसके साथ साथ क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, कि न्यू ऑफिसर्स जो थे, न्यू ऑफिसेस, नए नए ऑफिस बनाए जा रहे थे किस चीज़ के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्रिएट किए जा रहे थे। उसके साथ साथ मेंबर ऑफ द ब्रिटेन कैबिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कुछ मेंबर्स भी जो अपॉइंट किए जा रहे थे। ठीक है, किसके लिए, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। तो पहला पॉइंट एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एज वेल एज उसके साथ आपका थर्ड पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, तो काउंसिल ऑफ इंडिया में बेसिकली 15 मेंबर जो थे वो स्टैब्लिश किए गए। ओके, उसके साथ साथ 15 में से 8 आपके जो है वो क्राउन के थ्रू अपॉइंट होंगे और 7 जो है वो इलेक्टेड होंगे बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। ओके, उसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट है आपका कि गवर्नर जनरल बी कॉल्ड वाइस रॉय। गवर्नर जनरल को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइस रॉय बोलेंगे। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे बिकम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया 1858 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1858 में फर्स्ट वाइस रॉय बने इंडिया के। ओके, तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट है आपका कि ट्रांसफ़र ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्तियों का जो है स्थानांतरण। ओके, जो भी आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मिलिट्री पावर्स होती थी वो क्या है, ट्रांसफ़र कर दी गई, कहाँ से, फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन को। उसके साथ साथ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, अब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज़ के लिए, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ओके, तो ये फिफ्थ पॉइंट आपका है ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। उसके साथ साथ 6 पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड 7th पॉइंट है कि इंडियन सिविल सर्विसेज, कि द एक्ट कंटिन्यूड द पॉलिसीज ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। सिविल सर्विसेज के लिए जो है यहाँ पे ओपन कॉम्पिटिशन था, बट द एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कहाँ होगा, इंग्लैंड में ये एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। ओके, तो जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था आपका 1858 की बात करें हम लोग, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 के थ्रू आपके मेन जो प्रोविजंस थे वो, पहला प्रोविज़न एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड प्रोविज़न आपका क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, थर्ड प्रोविज़न आपका फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, फोर्थ प्रोविज़न गवर्नर जनरल टू बी कॉल्ड द वाइस रॉय, और फिफ्थ प्रोविज़न ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इंडियन सिविल सर्विसेज। आप चाहो तो मेन प्रोविजंस में ये 7 पॉइंट लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको इन 7 पॉइंट्स पे फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि अब सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, अधिनियम का महत्व क्या था। महत्व क्या था, जैसा कि आपको पता है कि एंडेड ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी का जो शासन था वो लगभग खत्म हो चुका था, यस और नो। और द एक्ट ब्रॉट एन एंड टू नियरली 250 ईयर्स ऑफ कंपनी रूल। कंपनी का रूल लगभग कितना था, 250 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी के रूल के प्लेस पे अब कौन सा रूल आ गया, तो वो है आपका क्राउन रूल इन इंडिया। ओके, उसके साथ साथ ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ब्रिटिश शासन की शुरुआत। ओके, और ये ब्रिटिश पीरियड आपका कब से कब तक रहा, तो वो 1858 से लेके 1947 तक रहा आपका। ओके, उसके साथ साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक केंद्रीकरण, कि द एक्ट क्रिएटेड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, जिससे क्या है कि अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्टिनिंग इन लंदन अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के अंडर में चीज़ें आ गई। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपके। उसके साथ साथ ये सिग्निफिकेंस हुए। अगला आपका जो है सिग्निफिकेंस कि न्यू रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, न्यू रिलेशन इस्टेब्लिश हुए, क्या कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आर नाउ मोर क्लोजर कनेक्टेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो अब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया, किससे क्लोजली कनेक्ट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके पार्लियामेंट से। ओके, उसके साथ साथ आपका क्या हुआ कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, द एक्ट created a permanent centralized civil services which laid the basic of modern bureaucratic governance। सेंट्रलाइज सिविल सर्विसेज हुई, जिसके साथ साथ क्या है आपका ये बेस्ड बना किसका, मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया में। ओके,
उसके साथ साथ अगला पॉइंट है आपका चेंज इन द नेचर ऑफ रूल, शासन के रूप में परिवर्तन हुए, बदलाव है कि द रूल बिकम इम्पीरियल रेदर देन कॉमर्शियल। रूल जो थे वो कैसे हो गए, इम्पीरियल हो गए एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल। ओके, क्लियर है। तो ये टोटल आपके क्या थे, 7 आपके सिग्निफिकेंस हैं। देखो यहाँ पे आपके 7 क्या थे, मेन प्रोविजंस थे, ये आपके 7 सिग्निफिकेंस हो गए एक्ट के। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब आपका आता है, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे, इतना आप लिखोगे, ये भी आपके क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, आप इसको चाहो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, और मेरा मानो तो पहले पॉइंट्स लिखना, फिर अगले पेज पे इसको आप एक्सप्लेन करना। ठीक है, मैं आपको आंसर जो आप लिख के आओगे एग्जाम में, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करो, कैसे लिखो। अभी जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो एट लास्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो आपके जो है, जो आप पहले स्कोर कर रहे थे उससे आपका स्कोर जो है वो श्योर 100% बढ़ेगा। ओके, तो आप उस चीज़ों को भी सुन के समझ के तब जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका है कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 वॉज अ लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एज यू नो दैट, सो इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। इससे क्या हुआ, शुरुआत हुई ब्रिटिश रूल की डायरेक्ट अंडर द क्राउन, यस और नो, एंड एंडिंग द कंपनी का रूल जो है यहाँ से वो खत्म हो गया बेसिकली। इट ऑल्सो इंक्रीज ब्रिटिश इम्पीरियल कंट्रोल, और क्या इसने इंक्रीज किया, ब्रिटिश कंट्रोल, एज वेल एज रिड्यूस इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, और इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगा। ओके, दिस एक्ट दस सिम्बोलाइज बोथ द एंड ऑफ वन एरा, मतलब कंपनी रूल्स को एंड किया, उसके साथ साथ यहाँ पे दो चीज़ें सिम्बोलाइज करती हैं, पहला एंड ऑफ कंपनी रूल खत्म और ब्रिटिश रूल जो है वहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये जो इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड, फिर उसके मेन प्रोविजंस बताने हैं, 7 प्रोविजंस हो गया, उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस बताना है, फिर आपको यहाँ पे जो है कंक्लूजन करके क्लोज कर देना, एंड कर देना है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला कि एक्सप्लेन द क्वीन प्रोक्लेमिनेशन, एक्सप्लेन द क्वींस प्रोक्लेमिनेशन ऑफ 1858 एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्वीन प्रोक्लेमेशन को आपको डिफाइन करना है ऑफ 1858, उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बताओ कि क्वीन प्रोक्लेमेशन है क्या। तो क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 वॉज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था जो कि इशू किया गया था किसके थ्रू, क्वीन विक्टोरिया के थ्रू, जो कि ब्रिटेन की क्वीन थी, और इन विच ईयर, ऑन 1 नवंबर 1858 को। इसके थ्रू क्या था कि इट अनाउंस द फॉर्मल अजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये फॉर्मल अजम्पशन था किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन। सो दिस प्रोक्लेमिनेशन मार्क द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें भी उन्होंने क्या बताया, एंड ऑफ द क्वीन प्रोक्लेमिनेशन में कि एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ब्रिटिश रूल जो था वो भारत में शुरू हो गया था। और ये जो प्रोक्लेमिनेशन था बेसिकली वो किसने रीड किया था पब्लिकली, वो लॉर्ड कैनिंग ने रीड किया था, क्योंकि ये क्या थे, फर्स्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के इन इलाहाबाद में। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल, और इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इंडियन पीपल के। ओके, सो नेक्स्ट उसके बाद आगे अगला है आपका कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 रियलाइज्ड वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। 1857 का रिवॉल्ट जो है वो बेसिकली क्या था, डिससेटिस्फैक्शन था किसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू क्या है, पावर ट्रांसफर कर दी गई फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन को। ओके, नेक्स्ट, और ये विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया इशूज द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ 1858, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अब बात करते हैं मेन फीचर और प्रोविजंस ऑफ द क्वीन प्रोक्लेमिनेशन। पहला मेन फीचर क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पावर, जैसा कि आपको पता है पावर ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन से किसको, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। ओके, और ऑल द इंडियन टेरिटरीज एंड सब्जेक्ट्स वर नाउ अंडर द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और जो भी इंडियन टेरिटरीज हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो किसके कंट्रोल में आ गए, क्वीन विक्टोरिया के कंट्रोल में आ गए। सॉरी, किसके कंट्रोल में आ गए, वो क्वीन विक्टोरिया के कंट्रोल में आ गए। ओके, उसके साथ साथ प्रॉमिस ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, जो इक्वल ट्रीटमेंट की प्रॉमिस की गई
मतलब कि जो क्वीन थी उसने क्या किया, एश्योर्ड दैट नो इंडियन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और डेसेंट। उन्होंने प्रॉमिस किया क्वीन विक्टोरिया ने कि कोई भी इंडियन है वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेसेस, इन सारे बेसिस पे। ओके, तो पहला ट्रांसफ़र कर दी गई पावर, दूसरा इक्वल ट्रीटमेंट के वादे किए गए, उसके साथ साथ आपका जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। ओके, और ये भी बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में इंडियन पीपल्स के। ओके, उसके साथ साथ पीपल ऑफ नॉन एनेक्सेशन कि यहाँ पे बोला गया कि नो मोर इंडियन स्टेट्स वुड बी एनेक्स्ड। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की फॉलोड अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज ऑफिशियली अबॉन्डेड। यहाँ पे जो डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी वो क्या थी, ऑफिशियली अबॉन्ड कर दी गई। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि पार्डन एंड एमनेस्टी। उसमें बोला गया कि जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था जनरली एमनेस्टी टू ऑल द दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक्सेप्टेड दोज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। दिस वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग रिकॉन्सिलेशन एंड पीस। पीस के लिए बेसिकली उन्होंने ये सारी चीज़ें की। उसके साथ साथ अगला आपका आता है कि जस्टिस एंड वेलफेयर की बात की इसमें इन्होंने। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज की अपॉइंटमेंट की भी बात की कि इट वॉज डिक्लेयर दैट ऑल द इंडियंस वुड बी फ्रीली एंड इम्पार्शली एडमिटेड टू द पब्लिक सर्विसेज, कि जो भी एजुकेटेड पीपल्स हैं, क्वालिफाइड पीपल्स हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो जो है वो पब्लिक सर्विसेज में आ सकते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फॉरेन पॉलिसीज में उन्होंने बताया कि ब्रिटेन वुड नॉट सीक्स टू एक्सटेंडेड इट्स टेरिटरी इन इंडिया एंड वुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग प्रिंसली स्टेट, कि जो ब्रिटेन है वुड नॉट सीक्स टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी नहीं एक्सटेंड करेगा इंडिया में, उसके साथ साथ मेंटेन करेगा फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग प्रिंसली स्टेट के साथ। ओके, नेक्स्ट तो देखो टोटल यहाँ पे आपके जो है अगर हम लोग मेन फीचर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 9 फीचर आपको गिवन है। ओके, और 9 फीचर आपके बहुत होते हैं, आप आराम से लिखना चाहो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें जो चीज़ें आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, जो चीज़ें चाहो तो आप डिटेल में लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर नेक्स्ट मेन फीचर की बात करें जो कि आपका है कि टोन ऑफ बेनिवोलेंस, तो इसका मेन मतलब जो जो क्वीन थी बेसिकली विक्टोरिया क्वीन, तो वो क्या चाहते थे कि उनका मेन एम क्या था इस प्रोक्लेमेशन का कि विनिंग द लॉयल्टी ऑफ द इंडियन पीपल आफ्टर द वायलेंट रिवॉल्ट। जो रिवॉल्ट 1857 का हुआ था उसके बाद इनका मेन एम था कि पीपल्स जो लोग थे वहाँ की उनकी लॉयल्टी को इंडियन पीपल्स की जो है उसको जीतना। ठीक है, एक भरोसा जीतना बेसिकली एक तरीके से। ये टोटल आपके 9 जो है वो मेन फीचर्स थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका है अगला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, तो पहला एंड ऑफ द कंपनी रूल। ठीक है, दूसरा आपका बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज, क्लियर है। नेक्स्ट मोरल एंड पॉलिटिकल रीएश्योरेंस क्या थे कि जो प्रोक्लेमेशन था वो रीएश्योर्ड करा था कि इंडियन प्रिंसेस एंड पीपल्स दैट देयर राइट्स रिलीजन्स एंड प्रॉपर्टी वुड बी रिस्पेक्टेड। उनके रिलीजन्स राइट्स सारी चीज़ें क्या है रिस्पेक्ट किए जाएंगे। एक तरीके से झांसा दे रहे थे लोगों को, उनको बता रहे थे कि हाँ आपके रिलीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, राइट्स के साथ, प्रॉपर्टी, इन सब के साथ क्या कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगला आपका आता है कि न्यू पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस, उसके साथ साथ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस। इनका मानना था कि इट इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द, कि रिस्पेक्ट करेंगे किसका, इंडियन ट्रेडिशन का, रिप्लेसिंग द अर्लियर एग्रेसिव एंड एक्सपेंट्रीज पॉलिसी ऑफ द कंपनी। उसके साथ साथ बेसिकली कहना चाह रहे थे कि आपके जो भी रिलीजन वगैरह हैं हम उनका क्या रिस्पेक्ट करेंगे और इक्वली ट्रीटेड एंड इल्यूजन्स इन पब्लिक सर्विसेज में आपको इक्वल राइट्स देंगे। ओके, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इंडियन डिपेंड्स फॉर इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको हर जगह पे जो है इंडियन की डिमांड्स को इक्वल, ये इंडियन के पीपल्स की डिमांड को इक्वली हम लोग क्या है मानेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग इक्वली फुलफिल करेंगे। ओके, और कोई भी भेदभाव आपके साथ जो है वो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इंप्रूवमेंट इन ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस। ओके, कि रिस्टोर पीसेस एंड स्टेबिलिटी, कि हम रिस्टोर करना चाहते हैं पीस को और स्टेबिलिटी को। ओके, और ये कब के बात है कि 1857 का रिवॉल्ट तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट हो चुकी थी कि क्या चाहते थे, पहले पीस और स्टेबिलिटी चाहते थे। ओके, तो ये टोटल आपके 6 पॉइंट थे, किसका इंपॉर्टेंस क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंस थे। ओके,
ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है आपका कि लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस ये थी कि इंडियन वर स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पोस्ट। अभी भी इंडियंस को इन्होंने कहा था कि हम हाईएस्ट पोस्ट देंगे, बट अभी भी क्या है, इंडियन जो थे वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन से और मिलिट्री पोस्ट से जो है वो एक्सक्लूडेड थे, वहाँ पे नहीं थे। उसके साथ साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूड इन मैनी एरियाज। बहुत सारी प्लेसेस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कलर के बेसिस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उसके साथ साथ प्रोमिसेस मेड वर लार्जली पॉलिटिकल इन नेचर, मीन टू पैसिफी इंडियन रेदर देन टू एम्पावर देम। चीज़ें मतलब कही तो जा रही थी, पीपल्स को बताई जा रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, बट ऐसा रियलिटी में देखने को नहीं मिल रहा था। ओके, उसके साथ साथ अब हमारा एट लास्ट आता है कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 वाज लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज इट एंडेड द रूल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी के रूल को ख़त्म किया एंड ब्रॉट इंडिया अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी टू द ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डायरेक्ट अथॉरिटी के कंट्रोल में चीज़ें आ गई। और क्या ये इंश्योर कर रहे थे जस्टिस, हम आपको न्याय देंगे, रिलीजियस फ्रीडम देंगे, इक्वालिटी देंगे। ओके, और साथ साथ आपका क्या है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल एंड पैसिफिकेशन रेदर देन अ जेन्युइन स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी और सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये कुछ इनके प्रोमिसेस थी, कुछ चीज़ें थी। ये बेसिकली 1857 के बाद ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे थे कि कैसे वो जो है कंट्रोल कर लें। ओके, और पीपल्स का एक भरोसा जो है वो जीत सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो ये रहा क्वेश्चन आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892, कंपेयर द टू एक्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली दो एक्ट की बात हो रही है, 1861 और 1892 के। ओके, दोनों के बारे में अलग अलग देखेंगे और दोनों के बारे में अलग अलग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या बोला है यहाँ पे कि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल, आपको पता ही है। ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ एसोसिएटेड इंडिया विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक द लेजिस्लेटिव प्रोसेस मोर सिंथेटिक। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये बेसिकली कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस चीज़ का, इंडिया का अंडर ब्रिटिश रूल। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करें तो इसमें आफ्टर 58 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग इंडियंस टू द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, के प्रोसेस पे वो लाना चाहती थी, टू गेन देयर कॉन्फिडेंस उनका गेन करना चाहती थी। उसके साथ साथ प्रिवेंट फर्दर जो है अपराइजिंग्स। सो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वॉज इनैक्टेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ द लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के टाइम में ये हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पास हुआ था। अब मेन बात करते हैं मेन फीचर्स क्या क्या थे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1861 के मेन फीचर क्या थे। पहला कि रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोविजंस, कि द एक्ट रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी विच हैज़ बिन टेकन इन 1833 में जो चीज़ें ले ली गई थी उस एक्ट के थ्रू, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी किसकी, बॉम्बे और मद्रास की, वो क्या है वापस करी गई। उसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल काउंसिल, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट जनरल जो है वो क्या होगा, बाय एडिंग 6 to 12 एडिशनल मेंबर जो है इसमें ऐड होंगे और इन मेंबर्स को क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोलेंगे। 2 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद अगला की इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार जो है यहाँ पे 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू आपका जो है वो पहली बार यहाँ पे आपके जो इंडियंस थे वो नॉमिनेट किए गए। ठीक है, उसके साथ साथ लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट किसको नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव एज अ मेंबर के तौर पे उन्होंने अपॉइंट किया। उसके साथ साथ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे क्या है, इंडियंस का जो है पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट हो गया था। बिगनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। ओके, उसके साथ साथ लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स, कि गवर्नर जनरल जो है वो रिटेन द पावर टू द वीटो लॉज पास्ड बाय द काउंसिल। एंड उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वुड नॉट डिस्कस फाइनेंसेस। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, नॉट डिस्कस फाइनेंसेस। ओके, और ऑर्डिनेंस पावर, कि जो गवर्नर जनरल होगा वॉज एम्पावर टू इशू ऑर्डिनेंस
बेसिकली, और उसके साथ साथ सच ऑर्डिनेंस रिमेन वैलिड फॉर 6 मंथ, और ये ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेंगे? 6 मंथ के लिए वैलिड रहेंगे। तो टोटल ये आपके जो है मेन प्रोविजन 6 प्रोविजंस थे। ओके, हाँ, किसके? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये इंडियंस को इन्वॉल्व तो कर रहे थे उनके सेटिस्फैक्शन के लिए बेसिकली, कि हाँ ठीक है आपका भी रोल है, बट रियलिटी में अगर देखा जाए, एक मिनट, ये इंडियंस को इन्वॉल्व तो कर रहे थे ना, ठीक है, उसके साथ साथ अगर रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी में सिर्फ उनको नाम के लिए मतलब इन्वॉल्व कर रहे थे। जो बेसिकली पावर्स हैं वो सारी किसके पास थी? ब्रिटिश के पास ही थी, और जैसा ब्रिटिश चाहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। इंडियंस को तो बस एक तरीके से झांसा दे रहे थे लोग, ठीक है, कि हाँ आप भी इन्वॉल्व हो, बट कोई भी पावर वगैरह वहाँ पे उनके पास नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट ये आपके लिमिटेशंस हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या थे आपका एक्ट 1861 एक्ट के सिग्निफिकेंस। पहला सिग्निफिकेंस कि इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। बिगनिंग थी किसकी? लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट की इन ब्रिटिश इंडिया। उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस इंडियंस। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये तो आपका था 1861, उसके सिग्निफिकेंस, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस, उसके बाद लिमिटेशंस, आपके टोटल कितने? 6 पॉइंट था, मेन फीचर, सॉरी। अब बात करते हैं 1892 की। तो बाय द लेट 19th सेंचुरी इंडियन नेशनलिस्ट जो था एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुआ 1885 में। ये डिमांड करने लगे बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट। सो इस रिस्पॉन्स में क्या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने पास किया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लैंड्सफोन। ये आपके वाइसराय थे उस टाइम में, ठीक है। तो अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो मेन फीचर क्या थे कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाए गए, लगभग कितने? वॉज इंक्रीज टू बिटवीन 10 to 16। उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड बट द एक्ट अलाउड सर्टेन बॉडीज टू रिकमेंडेड मेंबर्स टू द काउंसिल। इलेक्शन वर्ड जो है बेसिकली नहीं यूज़ किया गया एक तरीके से। यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया जो कि क्या है, बॉडीज़ को ये परमिशन देगा, रिकमेंड करता था मेंबर्स को जो है काउंसिल में इंक्लूड करने के लिए, रिकमेंडेशन देगा कि मेंबर्स जो है वो काउंसिल में ऐड होने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसका एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है। उसके साथ साथ आपका बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पीपल्स को जो है वो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे लोगों के पास क्या, मेंबर्स के पास ये राइट दे दिया गया कि वो क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट के बारे में। उसके साथ साथ आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, और डिस्कस आंसर इन डिटेल, और डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ लिमिटेड फाइनेंशियल डिस्कशन होंगे। उसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेचर की जो एक्ट था वो एक्सपेंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस। और ये क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल एलिट्स। ओके, ये आपके क्या थे, 5 पॉइंट्स हैं आपके, जो कि आपके मेन फीचर थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या था कि फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड स्टेप आपका क्या था कि लिमिटेड राइट्स टू क्रिटिसाइज एंड डिस्कस द बजट। चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ पॉइंट्स पे आप बिल्कुल एकदम डिटेल में डिस्कशन या क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, ओके। और रिस्पॉन्स टू नेशनल प्रेशर, ओके, शोइंग दैट द ब्रिटिश कुड नॉट नो लॉन्गर इग्नोर इंडियन ओपिनियन। और ब्रिटिश जो है वो इग्नोर नहीं करेगी इंडिया के ओपिनियंस को, इंडियन पीपल्स के ओपिनियन को, ओके, जो कि रियलिटी में इतना भी ज़्यादा नहीं था, इग्नोर तो वो कर ही देते थे, ठीक है। आगे बात करें एट लास्ट कंक्लूजन की ऑफ इंडियन एक्ट 1861-1892, जो कि अर्ली स्टेजेस पे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेल्यूएशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो पहली बात तो 1861 के थ्रू किस चीज़ की बिगनिंग शुरुआत हुई कि इंट्रोड्यूसिंग इंडियंस इनटू द काउंसिल, काउंसिल्स में इंडियंस आने लगे। उसके साथ साथ 1892 वाले में कि अलाउिंग डिस्कशन ऑन पब्लिक मैटर एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। पहले 1861 के थ्रू परमिशन मिली कि आप एंटर कर सकते हो काउंसिल में, उसके बाद आप उसको डिस्कस भी कर सकते हो, ओके। सो दे लेट द ग्राउंड वर्क फॉर फर्दर रिफॉर्म्स सच एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1901 विच इंट्रोड्यूस इलेक्शन इन मोर डेफिनेट फॉर्म। उसके बाद फिर क्या है 1909
इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू इलेक्शन का भी जो है पीपल्स को राइट मिल गया कि वो पहले उनको इन्वॉल्व किया, उसमें इंट्रोड्यूस किया इंडियंस को काउंसिल में, फिर उनको राइट दिया कि आप डिस्कशन भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हो। उसके बाद अब फिर आया, पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे। अब क्या है कि आपके पास आगे 1901 के थ्रू फिर क्या है, काउंसिल एक्ट के थ्रू कि अब आपके पास राइट टू वोट भी होगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एग्जामिन द कॉजेस, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हम लोग बात करेंगे नेचर की, कॉजेस की और कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों को ध्यान से समझना और आंसर को एकदम प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 पहला फर्स्ट लार्ज स्केल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पहला सबसे बड़ा वॉर था। ओके, जो कि 10 मई 1857 एट मेरठ में स्टार्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, और फिर फर्दर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर एंड अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ये क्या है, फैलने लगा। रिवॉल्ट जो था वॉज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री डिसकंटेंट की वजह से हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो अगला आता है आपका नेचर, रिवॉल्ट के नेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या था, इट स्टार्टेड एज अ सूपी म्यूटनी, सोल्जर्स रिवॉल्ट था ड्यू टू द ग्रीवियंस इन द आर्मी में ग्रीवियंस की वजह से ये जो है मिलिट्री रिवॉल्ट था बेसिकली। फिर नेक्स्ट है नेशनल अपस्प्रिंग, कि इंडियन लीडर जैसे आपका RC मजूमदार और VD सावरकर जो है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इट इज़ अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने इसको बोल दिया कि ये क्या है, आपका नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और इसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश रूल को जो है हम ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रोन करेंगे। उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि मॉडर्न हिस्टोरियंस कंसिडर इट मिलिट्री म्यूटिनी एंड अ पॉपुलर अपराइजिंग। उसके साथ साथ मिलिट्री इम्यूनिटी, नेशनल अपस्प्रिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपके बेसिकली तीन जो है वो नेचर थे। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ आपके क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, रिलीजियस कॉजेज़ एंड मिलिट्री कॉजेज़। तो वो व्हाट आर द कॉजेज़, एक एक कॉज एकदम डिटेल में समझेंगे। कि पहला आपका पॉलिटिकल कॉजेज़ था। ठीक है, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय द डलहौजी अलाउ द ब्रिटिश टू अनेक्स इंडियन स्टेट वेयर द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर। इनका मानना था कि ये आपका जो है बेसिकली कि कोई भी जो है अगर मान लो राजा का बेटा नहीं है, ठीक है, उस राज्य में उनका वारिस नहीं है, ठीक है, तो वारिस नहीं है तो उसके बाद डलहौजी ने कहा कि वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उस पर हमारा ब्रिटिश कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला तो ये, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे सतारा, झांसी, नागपुर एंड उदयपुर जो कि इस स्टेट्स पे इन्होंने क्या किया, कंट्रोल कब्जा किया था। ओके, उसके साथ साथ डिसरिस्पेक्ट टू इंडियन रूलर्स, डिसरिस्पेक्ट था इंडियन रूलर का, कि ब्रिटिश डिपोज नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर जो कि बहादुर शाह जफर थे वॉज डिनाई द राइट टू कंटिन्यू हिज डायनेस्टी। दूसरा था लॉस ऑफ सोवर्निटी। ठीक है, पहला आपका पॉलिटिकल कॉजेज़ में 3 पॉइंट आते हैं। उसके साथ साथ अगला आपका इकोनॉमिक कॉजेज़ आता है। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आपका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस। ओके, हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, रेवेन्यू सेटलमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उसके साथ साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ और लॉस ऑफ जमींदार एंड ताल्लुकात। तो ये आपके इकोनॉमिक्स 4 इकोनॉमिक कॉजेज़ थे। देखो, पॉलिटिकल कॉजेज़ में 3 पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक में 4 आपके इकोनॉमिक कॉजेज़। उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ थे कि एबॉलिशन ऑफ सती जो है 1829, विडो रिफॉर्मेशन एक्ट जो है 1856, ये सारे जो है सती प्रथा ख़त्म की गई। विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो क्या है, रीमैरिज एक्ट 1856 के थ्रू की विडो भी क्या है रीमैरिज कर सकती है। उसके साथ साथ फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। ओके, कि बेसिकली जो पीपल्स इन ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, हिंदूज और मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना चाहते थे। उसके साथ साथ कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था कि इंडियंस को जो वो ट्रीट किया जाता है रेशियली, जैसे सोशल, लीगली और इकोनॉमिकली। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपका जो होता है ये आपके सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ थे। उसके साथ साथ कुछ मिलिट्री कॉजेज़ भी थे। मिलिट्री कॉजेज़ की बात करें जैसे डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी में डिस्क्रिमिनेशन, जैसे पेड लेस अमाउंट पे करना, ठीक है, और डिनाइड प्रमोशन एंड मिसट्रीटेड कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर, और मिसट्रीट करना। ओके, उसके साथ साथ ओवरसीज सर्विसेज एक्ट
1857 के थ्रू। ये आपके मिलिट्री कॉजेज हैं। और कैटरेज कंट्रोवर्सी, ओके, ये आपकी कंट्रोवर्सी थी कि जो न्यू इनफील्ड राइफल थी उसमें क्या है आपका काऊ और फिग का फैट है, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए, काऊ हिंदी के लिए और फैट आपका पिग फैट मुस्लिम्स के लिए, ये कॉज भी था आपका मिलिट्री कॉजेज। ओके, तो टोटल आपके 4 कॉजेज थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, क्या कारण थे इसके फेलियर के। ठीक है, फेलियर के बारे में आप बताओगे तो पहले लैक ऑफ यूनिटी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिटी नहीं थी। उसके साथ साथ लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड, ओके, कि डिफॉल्ट बेसिकली क्या था आपका नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में चल रहा था। ओके, और सदर्न स्टेट वाले पार्ट में बेसिकली वहाँ पे पीस थी, शांति थी। लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे बेसिकली, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन वगैरह नहीं थी, दैट्स वाई। ओके, उसके साथ साथ नो सेंट्रल लीडरशिप, कोई एक पर्टिकुलर सिंगल लीडर नहीं था इस चीज़ को लीड करने के लिए। ओके, और बहादुर शाह जफर सिर्फ एक क्या थी, सिंबॉलिक फिगर थे बस। और ब्रिटिश सुपीरियॉरिटी, ब्रिटिश तो सुपीरियर थी, उनके पास क्या बेटर कम्युनिकेशन थे, इंडियंस के पास इतने बेटर कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें नहीं थी, जैसे टेलीग्राफ, रेलवे एंड क्विक रेनफोर्समेंट फ्रॉम द कॉलोनीज़ से उन्होंने क्या है बाकी जो उनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ से भी उन्होंने हेल्प मांगी। और पीपल्स के क्या है यूनिटीज़ भी नहीं थी, जोग्राफिकल स्प्रेड भी नहीं था, पीपल जो है क्या है एक साथ लड़ भी नहीं रहे थे, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स भी इतना ज़्यादा नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, और कोई उनके पास प्रॉपर लीडर भी नहीं था जो इस रिवॉल्ट को क्या है लीड कर सके, ठीक है, गाइड कर सके। ये तो आपके क्या थे कॉजेज थे फेलियर के, 5 आपके कॉजेज हैं। उसके साथ साथ अगला है आपका कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे रिवॉल्ट के। पहला कि एंड ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स जो है वो क्या था एबॉलिश हो चुका था। उसके साथ साथ ब्रिटिश क्राउन जो है वो कंट्रोल में आ चुका था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के थ्रू। उसके साथ साथ ब्रिटिश राज्य स्टार्ट हो गया था। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था। उसके बाद चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स ने क्या डिवाइड एंड रूल मतलब क्या है पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है, जिससे क्या है इंडियंस की जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। पहले भी इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं थी, डिवाइड और रूल पॉलिसी की हेल्प से वो क्या और जो है धीरे धीरे यूनिटी को ख़त्म कर रहे थे। और वो ट्राई कर रहे थे विन लॉयल्टी ऑफ प्रिंसेस एंड लैंड फॉर्म्स बाय प्रॉमिसिंग प्रोटेक्शन। छोटे छोटे कोई भी प्रिंस होते थे या लैंड लॉर्ड्स होते थे, उन्हें क्या है वो प्रॉमिस करते थे कि हम आपकी आगे कोई भी वॉर होता है कुछ होगा तो उसमें मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, प्रोटेक्शन का भी वादा करते थे, ठीक है। अगला आपका बात है ग्रोथ की बात करें इंडियन नेशनलिज्म की, तो रिवॉल्ट ऑकवर्ड नेशनलिज्म कॉन्सिक्वेंसेज अमंग इंडियन, इट बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंस्पायर्ड फर्दर नेशनलिज्म मूवमेंट। इससे क्या हुआ फर्दर लोग ना इंस्पायर हुए इस रिवॉल्ट से। सो अब बात करते हैं एट लास्ट कंक्लूजन की। तो सबसे पहले देखो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आपने नेचर बताया रिवॉल्ट के क्या थे, फिर कॉजेज़ क्या हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ बताए, इकोनॉमिक्स, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री कॉजेज़। सारे कॉजेज़ डिस्कस करने के बाद हम लोग आते हैं एट लास्ट जो कि आपका क्या है, फिर बात की ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जो रिवॉल्ट था 1857 वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, ये तो पता है हम लोग को, एंड इट शुक द फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर। ओके, और ऐसे कॉलोनियल पावर जो थी, जो भी ब्रिटिश सिस्टम था बेसिकली वो क्या है एकदम तरीके से शॉक में आ गया था, चीज़ें जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा रिवॉल्ट भी जो है रिवॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इट रिवील द डीप रूटेड डिसकॉन्टेंट अमंग इंडियंस एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कुंवर सिंह एंड नाना साहेब इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट में इन सबका कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। तो मैं आपको जो है यहाँ पे आपको वही 1857 वाले रिवॉल्ट की सारी बातें यहाँ पे लिखनी हो, फिर इनका क्या है कंट्रीब्यूशन क्या आपको जो है बताना है। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1828 से लेके 1858 तक था। ओके, और जो है बेसिकली क्या है एक तरीके से ये हीरोइन थी झांसी की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, और इनको हम लोग मणिकर्णिका भी बोलते हैं। ओके, और ये झांसी जो कि बुंदेलखंड का पार्ट है आपका, इन बुंदेलखंड वहाँ की क्या थी क्वीन थी, और इनके हस्बैंड का नाम क्या था राजा गंगाधर रॉय, जो कि आप 1853 में मार दिए गए थे, ठीक है। द रानी अडॉप्टेड अ सन, उन्होंने एक सन अडॉप्ट किया था दामोदर रॉय,
बट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी डॉक्टर ऑन लैब्स के थ्रू, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका जो है कोई भी वारिस नहीं है, तो आपका क्या है नेक्स्ट जो है वो एनेक्स कर ली जाएगी, झांसी जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगी। दैट्स वाई जो है यहीं से आपके रिवॉल्ट स्टार्ट हुए थे। तो रोल इन द रिवॉल्ट, इनका रोल क्या था कि व्हेन द रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन 1857, रानी लक्ष्मीबाई ने कमांड ले लिया था झांसी की फोर्सेस का। ओके, सी ऑर्गेनाइज एंड ट्रेंड हर आर्मी। इन्होंने क्या किया, एक फीमेल होके जो है, फीमेल बेसिकली किंग वगैरह जो है ज़्यादा उसमें वॉर वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और फीमेल वगैरह उस टाइम पे महारानी जो होती थी, क्वींस वगैरह होती थी, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट तभी भी इन्होंने क्या किया, शी ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेंड हर आर्मी। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और ट्रेन किया अपनी आर्मी को डिफेंड झांसी ब्रेवली व्हेन द ब्रिटिश अटैक्ड इन। ब्रिटिश ने मार्च 1858 में अटैक किया था, ठीक है, अंडर हग रॉस के कंट्रोल में। ओके, और जो है बेसिकली 1858 में जो है ब्रिटिश ने अटैक किया था। ओके, और इनको किसने ज्वाइन किया, तात्या टोपे एट कालपी एट लेटर एट ग्वालियर। ओके, तात्या टोपे जी ने इनको ज्वाइन किया था। उसके साथ साथ अब डेथ एंड लेगेसी की बात करें इनकी, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में डाइड, मतलब इनको मार दिया गया था जून 1858 में। ओके, और फाइटिंग द ब्रिटिश ट्रूप्स ही बिकम अ सिंबल ऑफ करेज, पेट्रियोटिज्म एंड फीमेल हीरोइज्म इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, और रानी वॉज द ब्रेवियस्ट, एक ब्रिटिश जनरल ने कहा था, इसी ने जनरल ने कहा था कि रानी वॉज द ब्रेवियस्ट एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स। ओके, आगे बात करते हैं तात्या टोपे जी की। तो 1814 से लेके 1859 तक इनका रूल था, और ये मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, ऑल्सो नोन एज मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। इनका नाम क्या था, रामचंद्र पंदुरंग। ओके, और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे नाना साहब के, और द एडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड। ये एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, और ये मोस्ट ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे। ओके, उसके साथ साथ जो है इनका मेन रोल क्या था कि कानपुर कैंपेन में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था। उसके साथ साथ जो है आफ्टर द फॉल ऑफ कानपुर ही टुक कमांड ऑफ द रेबल आर्मी एंड वेग्ड एट ग्वालियर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर नियरली 2 ईयर्स तक लगभग जो है वॉर हुआ, ठीक है, फॉर नियरली 2 ईयर्स। और ही हेल्प रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने हेल्प किया झांसी और ग्वालियर को डिफेंड, मतलब कंट्रोल करने में। उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल इन कैप्चरिंग ग्वालियर फॉल्ट फ्रॉम द सिंधिया हु सपोर्टेड द ब्रिटिश। ओके, अगले इनके डेथ की बात करें तो ये जो है तात्या टोपे वॉज फाइनली बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड मान सिंह, कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड एक्सिक्यूटेड इनको 18 अप्रैल 1859 को जो है वो मार दिया गया था, ठीक है। कुंवर सिंह की बात करें तो ये बेसिकली जो वेटरेन लीडर थे बिहार के, और ये ज़मींदार थे। कुंवर सिंह वो था ज़मींदार ऑफ जगदीशपुर इन बिहार में, और लगभग 80 ईयर्स ओल्ड इन 1857। ओके, अगला रिवॉल्ट में बात करें तो व्हेन द सिपोइज एट दानापुर रिवॉल्ट इन जुलाई 1857 दे मार्च टू द जगदीशपुर एंड ज्वाइन कुंवर सिंह। ये जो है बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट में जो है के बाद जो है वो कहाँ चले गए, जगदीशपुर, और इन्होंने कुंवर सिंह को ज्वाइन कर लिया, और ही बिकम द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन बिहार के ये लीडर बन गए, एंड ऑर्गेनाइज एन आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर के अगेंस्ट। ओके, और ही फॉट सेवरल बैटल्स एट आजमगढ़ एंड जगदीशपुर ऑफन डिफेंडिंग सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स को उन्होंने डिफेंड भी किया। उसके साथ साथ बहुत सारे सक्सेसफुल बैटल भी लड़े, और 1858 में इन्हें मार दिया गया था। ओके, और ही बिकम अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड डिफेंस, ठीक है। आगे बात करें तो नाना साहब की, तो नाना साहब क्या थे, एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, ठीक है। नाना साहब जो थे वो एडॉप्टेड सन थे। फादर डेथ के बाद उन्होंने क्या रिफ्यूज टू ग्रांट हिम द पेंशन दैट हिज फादर हैड रिसीव्ड। ब्रिटिश जो इन्हें पेंशन देती थी तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के थ्रू। ओके, और इनके रोल की बात करें तो व्हेन रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन मेरठ में जब रिवॉल्ट ब्रेक आउट हुआ तो नाना साहब ने क्या किया, लीडरशिप एट कानपुर की लीडरशिप को संभाला, और क्या पेशवा ऑफ द मराठा एंड लीड इंडिया सोल्जर एंड सिविलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कैरेजियन अंडर सेवरल जनरल व्हीलर्स। ओके, आफ्टर कानपुर फेल टू द ब्रिटिश अगेन, तो फिर से कानपुर आ गया ब्रिटिश कंट्रोल में, तो नाना साहब एस्केप्ड एंड कंटिन्यू टू डायरेक्ट ऑपरेशन थ्रू हिज जनरल लाइक तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे की हेल्प से क्या है, फिर भी जो है ये क्या है जो है ऑपरेशन कंटिन्यू डायरेक्ट ऑपरेशन कंटिन्यू जो है वो ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, और हेल्प कर रहे थे किसकी, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान की। अब एट लास्ट कंक्लूजन की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह एंड नाना साहब गिव द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट्स
हीरोइक एंड नेशनल कैरेक्टर जो थे बेसिकली ये, ओके। और सारे लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और दे आर रिमेंबर्ड टुडे एज द अर्लीस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर हु करेजस लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द इंडियाज लेटर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस में इनका भी बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। रिवॉल्ट्स जो था उस टाइम में 1857 का जो रिवॉल्ट था बेसिकली वही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अंडर ब्रिटिश रूल एंड व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको इंडियन नेशनलिज्म अंडर ब्रिटिश रूल आपको एक्सप्लेन करना है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और क्या व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए। तो सबसे पहले द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ओके। और ये बेसिकली क्या है कि नेशनलिज्म इन इंडियन इमर्ज्ड एज रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एज अ डिज़ायर फॉर सेल्फ गवर्नमेंट की, यहाँ पे जो है उनकी डिज़ायर थी यूनिटी की और फ्रीडम की, ओके। सो मीनिंग क्या था इंडियन नेशनलिज्म का, तो नेशनलिज्म का मतलब था नेशनलिज्म का जो है वो मीनिंग उनके लिए लोगों के लिए क्या था, फीलिंग ऑफ यूनिटी की फीलिंग, कॉमन आइडेंटिटी होना एंड कलेक्टिव लॉयल्टी टूवर्ड्स वन नेशन के तरफ, ठीक है। और ऑल पीपल्स जो थे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, कास्ट के, लैंग्वेज के और रीजन्स के, दे ऑल शेयर कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सारे लोग जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, कास्ट के, लैंग्वेज के और रीजन के हैं, दे ऑल ये क्या करें, शेयर करें कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। एंड मस्ट यूनाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और क्या हो, यूनाइट होके सब लोग मिल के लड़ेंगे इंडिपेंडेंस के लिए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अंडर ब्रिटिश रूल, ओके। सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज अ ग्रेजुअली प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर थे विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, ओके। सो पहला बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर क्या क्या थे। तो पहला फैक्टर आपका क्या था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, ओके, ठीक है। उसके साथ साथ आपका अगला फैक्टर था कि इंग्लिश एजुकेशन की, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू मैकॉल्स मिनट इन 1835 एंड वुड्स डिस्पैच इन 1854 प्रोड्यूसेस अ न्यू एजुकेशन मिडिल क्लास। न्यू एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास के लिए। उसके साथ साथ इंडियन एजुकेटेड इंडियंस लर्न आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में लोगों ने सीखा, डेमोक्रेसी के बारे में पता चला, नेशनलिज्म के बारे में पता चला, ओके। नेक्स्ट उसके साथ साथ जो ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, प्रेस वगैरह, जो इंडियन प्रेस प्ले अ वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इंडिया। जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह थे उससे क्या है लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। और आपको पता है कि पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, पैम्पलेट, ऐसे बुक्स, इन सब ने भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके साथ साथ पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी थे कि अर्ली एसोसिएशन जैसे इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा जो थी आपकी 1870 की, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए एंड रिफॉर्म्स के लिए। लोग कलेक्टिव आके चीज़ें डिस्कस करने लगे रिफॉर्म्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, कैसे हम अपनी कंट्री को फ्रीडम दिला सकते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे नेशनलिज्म के लिए, जैसे एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, ओके। उसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड लैंड रेवेन्यू एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस, ओके, एंड राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, ओके, क्लियर है। तो ये आपका क्या था, टोटल यहाँ पे आपके जो है ये पॉइंट्स हैं कि चीज़ के, ये आपके पॉइंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से आपके कुछ मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए, रिवाइवल ऑफ द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। उसके साथ साथ रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, जैसे आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रिप्रेसिव मेजर्स, ओके, जैसे आपका जो रिप्रेसिव लॉ था, जैसे आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में, ओके। आर्म्स एक्ट था आपका 1878 में, मेड इंडियन रियलाइज द ब्रिटिश रूल वाज डिस्पोटिक नॉट एंड बेनिवोलेंट, ओके। ये आपके बेसिकली क्या थे, कुछ एक्ट्स वगैरह जो है वो पास किए गए थे। उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, किसके अंडर में, ए.ओ. ह्यूम के अंडर में। और 1885 मार्क द ऑर्गेनाइज्ड बिगनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके। और इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग नेशनल ग्रीवेंस एंड डिमांड्स।
और ये बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क कर रहा था कि आप यहाँ पे अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो अपनी डिमांड्स को। उसके साथ साथ इनिशियली मॉडरेट इन टोन, इट लेटर डेवलप्ड इनटू मास मूवमेंट, और फर्दर क्या है ये मास मूवमेंट में जो है फॉर इंडिपेंडेंस के लिए डेवलप हुआ। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये तो हो गया। ओके, तो ये पॉइंट थे आपके टोटली, ठीक है। ये किस चीज़ के पॉइंट्स हैं, तो ये आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में लिखना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो डिस्कस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या बोला है कि एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नरम दल और गरम दल, दो दल थे आपके, उसकी आइडियोलॉजी और अचीवमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। ओके, और इट वॉज नॉमिनेटेड बाय द लीडर नोन एज मॉडरेट्स इन 1885 से लेकर 1905, और लेटर अराउंड 1905 में एक न्यू ग्रुप आया जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट्स बोलते हैं। ओके, तो बोथ द ग्रुप शेयर द कॉमन गोल ऑफ नेशनल फ्रीडम। दोनों का काम करने का तरीका, चीज़ें अलग अलग थी, बट उनका मेन एम क्या था, नेशनल फ्रीडम। ओके, बट दे डिफर्ड इन, किसमें मेथड्स अलग थे, आइडियोलॉजी अलग थी और पेस अलग थे। ओके, अच्छा, पहली बात करते हैं कि मॉडरेट्स में कौन कौन से लोग थे। बेसिकली 1885 से 1905 तक जो टाइम पीरियड रहा मॉडरेट्स का, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ओके, और MG रनाडे, और आपका जो है फिरोज शाह मेहता। ये आपके जो थे कुछ लीडिंग फिगर्स थे मॉडरेट्स के। ओके, तो आइडियोलॉजी की बात करें, मॉडरेट्स का क्या आइडियोलॉजी थी, तो इनका मानना था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड, ठीक है, और प्रोटेस्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड से प्रोटेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स रेदर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कुछ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए रेदर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके साथ साथ यूजेस ऑफ पेटिशंस का यूज़ करें, स्पीचेस का यूज़ करें, रिजोल्यूशंस का यूज़ करें, एंड प्रेस का यूज़ करें। ओके, ठीक है। दे बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज़ के प्रिंसिपल में बिलीव करते थे, लॉयल्टी टू द क्राउन, क्राउन की लॉयल्टी में, बट द अपोजिशन टू बैड गवर्नमेंट, बट बैड गवर्नमेंट के अपोजिशन में थे। ओके, नेक्स्ट उसके साथ साथ डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट की डिमांड क्या थी कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, और इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज टू रिड्यूस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसके साथ साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिडक्शन जो होना चाहिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर और होम चार्जेस पे। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस होनी चाहिए, सेपरेशन जुडिशियल सिस्टम का और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए, और प्रोटेक्शन होना चाहिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ का फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से, इंडियन इंडस्ट्रीज़ का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ मेथड्स क्या थे मॉडरेट्स के, 3 P's को फॉलो करते थे, पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। ये मॉडरेट्स का आपके 3 P's थे जो वो उसको मॉडरेट अडॉप्ट पीसफुल एंड लॉफुल मेथड वो अडॉप्ट करना चाहते थे कि आराम से सारी चीज़ें करो, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या थी मॉडरेट्स की, मॉडरेट की अचीवमेंट क्या थी कि पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया, ब्रॉड एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स ऑन टू वन नेशनल प्लेटफॉर्म, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। उसके साथ इन्होंने क्रिएट किया पैन इंडियन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। उसके साथ साथ जैसे दादा भाई नौरोजी ने एक्सपोज किया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थ्रू इस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 1901 की इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई। उसके साथ साथ फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, रिफॉर्म लेजिस्लेशन और क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये क्या थे आपके बेसिकली अचीवमेंट्स थे मॉडरेट्स के। आगे बात करें एक्सट्रीमिस्ट्स की, तो एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे आपके उसमें कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ठीक है। और भी लीडर्स थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है मेन मैंने लीडिंग फिगर जो है वो 3 ही थे बेसिकली। ओके, और भी लोग हैं, ये मत कहना कि और लोग नहीं थे, और भी लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो इनका क्या था कि मारो और काट दो, मतलब लड़ाई झगड़ा करो, मार काट होनी चाहिए, ठीक है ना, जो एकदम हिंदी भाषा में बोलते हैं ना मार काट होनी चाहिए, वही बिल्कुल। स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, इज़ द बर्थ राइट ऑफ इंडियन, मतलब एकदम लड़ाई झगड़े वाली बात की। जो स्वराज है वो हमारा क्या बर्थ राइट है। ओके, तिलक का फेमस, तिलक जी जो थे,
तिलक जी, उनका फेमस स्लोगन क्या था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा बर्थ राइट है और हम इसको लेके रहेंगे। ठीक है, कहते हैं ना इनकलाब जिंदाबाद, बस वही वाली चीज़ें हैं। ब्रिटिश रूल वॉज एक्सप्लॉइटिव एंड अनजस्टिस, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ब्रिटिश रूल को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। सेल्फ रिलियंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, प्राइड और हेरिटेज को। उसके साथ साथ बाइकआउट किया इन्होंने, स्वदेश बाइकआउट किया, यूजेस ऑफ बाइकआउट मेथड यूज़ किया, स्वदेशी यूज़ किया, नेशनल एजुकेशन यूज़ किया एंड पैसिव रेजिस्टेंस एज अ टूल ऑफ प्रोटेस्ट यूज़ किया। ठीक है, आगे बात करें तो मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्या मेथड थे इनके कि यूज्ड एग्रेसिव एंड डायनामिक मेथड इन्होंने यूज़ किया, जैसे बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड को बाइकआउट किया, इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट किया, प्रमोट किया इन्होंने स्वदेशी और इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को। ओके, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, प्रोसीजंस एंड नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, यूथ पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया और मास अवेकिंग। ओके, उसके साथ साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, आगे बात करें लिमिटेशंस क्या थी एक्सट्रीमिस्ट्स की, तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन। पहली बात तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, उसके बाद टेम्परेरी स्प्लिट इन द कांग्रेस, 1907 में स्प्लिट हो गए सूरत सेशन में ये लोग, बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, चीज़ें फिर यूनिटी की जगह ये लोग ब्रेक होते जा रहे थे। उसके साथ साथ अचीवमेंट दोनों की, अगर अचीवमेंट की बात करें तो क्या है, नेशनल अवेकिंग पहला, फाउंडेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, फिर यूनिटी इन द कांग्रेस बाद में लेटर में, कि डिस्पाइट द 1905-7 स्प्लिट के बाद बोथ विंग्स रीयूनिट। लखनऊ पैक्ट, आपका जो लखनऊ सेशन था 1916 में, ठीक है, ये फिर से क्या हो गया, यूनाइट हो गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका कंक्लूजन की बात करें। अरे क्या हो रहा है, कंक्लूजन की बात करें तो बोथ मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स थ्रो डिफरेंट इन मेथड एंड आउटलुक वर कॉम्प्लीमेंट्री फेजेस ऑफ द सेम नेशन स्ट्रगल। अलग अलग उनके क्या थे, मेथड्स थे, बट क्या थे, एक ही एम था आपका जो है इंडिया की फ्रीडम। ठीक है, मॉडरेट्स गिव इंडिया पॉलिटिकल एजुकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशन और कॉन्सिक्वेंसेज दिए। एक्सट्रीमिस्ट्स ने इन्फ्यूज करेज, सेल्फ रिलियंस एंड मासेस पार्टिसिपेशन इन टू द मूवमेंट। सो दे प्रिपेयर्ड द फाउंडेशन अप टू महात्मा गांधी, बिल्ड द मास फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर 1919। ओके, बोथ प्ले वाइटल एंड हिस्टोरिक रोल उन्होंने प्ले किया है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एंड होता है, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज आपको चीज़ें पता है। क्वेश्चंस और उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया मैंने। अगर बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो की लेंथ वैसे भी थोड़ी लंबी ही है, बिकॉज अगला एक एक चीज़ देखेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई। आगे चलते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। आपको कॉजेज बताने हैं और कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं बंगाल के पार्टिसिपेशन के। ठीक है, तो देखो पहला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। ठीक है, और ये क्या था, टर्निंग पॉइंट द इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और किसके थ्रू हुआ, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे इंडिया के। ठीक है, और ये केम इनटू इफेक्ट कब आया, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, और इनका मेन एम क्या था, टू वीकेन द गवर्निंग ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम। नेशनलिज्म को थोड़ा सा वीक करना, ब्रेक करना बंगाल में, और क्या है, डिवाइड करना, हिंदू और मुस्लिम्स को जो है वो डिवाइड करना, इनका मेन एम था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है आपका कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के क्या क्या कॉजेज थे, तो अगर हम लोग कॉजेज की बात करें तो पहला कॉजेज क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कॉजेज थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की बात करें जो कि ऑफिशियल रीजन थे कि साइज एंड इनएफिशिएंसी ऑफ बंगाल प्रोविजन। इन 1905 में क्या हुआ कि बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविजन था ब्रिटिश इंडिया का, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट लगभग 8 करोड़ की पॉपुलेशन थी यहाँ पे। सो इंक्लूडेड क्या इंक्लूड करता है, बिहार को, उड़ीसा को, असम को, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर इफेक्टिवली, क्योंकि बंगाल इज़ टू लार्ज टू एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड बाय वन गवर्नमेंट। बहुत ही लॉर्ड कर्जन का बंगाल बहुत बड़ा जो है पार्ट है, दैट्स वाई ईजिली इसको कंट्रोल, मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और प्रूव्ड डिविजन्स बेसिकली कि ईस्टर्न बंगाल एंड असम
न्यू प्रोविज़न बना दी है विद इस कैपिटल ढाका, न्यू इसकी कैपिटल बना दी गई ढाका। और वेस्टर्न बंगाल रीनेम उसको कलकत्ता बोल दिया गया। ओके, उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे। पॉलिटिकल मोटिव्स क्या थे? बंगाली नेशनलिज्म, कि बंगाल हैड बिकम द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एक तरीके से बंगाल ना इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर बन गया था। कुछ लीडर जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष वर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म आइडियाज़ यहाँ पे स्प्रेड कर रहे थे। ओके, तो उस चीज़ की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए। और इनकी डिवाइड और रूल पॉलिसी तो थी कि डिवाइड करो और रूल करो, ठीक है। वेस्टर्न बंगाल बेसिकली उन्होंने हिंदू और ईस्टर्न बंगाल में बेसिकली मुस्लिम, 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसी बेसिस पे डिवाइड ही कर सकते थे हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे। उसके साथ साथ टू अंडरटरमाइन कलकत्ता पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, कलकत्ता वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द नेशनल एजिटेशन एंड ऑल्सो द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल भी थी। सो कर्जन जो थे वो वांटेड चाहते थे कि रिड्यूस करना इसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को पार्ट में ब्रेक करके, और इसके साथ साथ ये मुस्लिम का सपोर्ट भी जीतना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है इमीडिएट रिएक्शंस जो थे इंडियंस के। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गया भाई, सिंपल सी बात है। बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये क्या है मेन इंपॉर्टेंट लीडर थे, ये सामने आए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम डिवीजन्स, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न से बेसिकली क्या है ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव लाना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में और उनको सेपरेट कराना चाहते थे, ठीक है। जिससे क्या है दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सेपरेशन, पॉलिटिकल सेपरेशन हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और यहाँ से फॉर बेसिकली एट लास्ट फाइनली क्या हो गया, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया 1906 में, ठीक है। सो अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहला पॉलिटिकल अवेकिंग, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें, ठीक है। मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसके सब पॉइंट्स भी देख सकते हो, ठीक है। जो आपको बेटर लगे जितना आप लिख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ बर्थ ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट का बर्थ हुआ, उसके साथ साथ बाइकॉट होने लगी फॉरेन गुड्स। फिर राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म जो है वो राइज हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ इमरजेंसी ऑफ मुस्लिम सेपरेशन, ठीक है, कि द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविजन लीड सम मुस्लिम टू सी देमसेल्व एज अ सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी। वो चाहते थे मुस्लिम लीडर की सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी बने, ठीक है। तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बनी 1906 में ढाका में, और मेजर स्टेप टुवर्ड्स कम्युनल पॉलिटिक्स। उसके साथ साथ ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन, 5th पॉइंट है आपका कि बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल्स को बाइकॉट किया गया, कॉलेजेस को, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच है जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज बना 1906 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ प्रमोटिंग इंडियन वैल्यूज़ एंड कल्चर्स, ओके। उसके बाद बात करते हैं एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन, ओके। अगला पॉइंट है आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी। 1857 तक जो बंगाल था वो उनके लिए एक चैलेंज की तरह था, सेपरेट कर दिया, चीज़ें आसान हो गई। इट गेव बर्थ टू द स्वदेशी मूवमेंट को, इसने जो है वो यहाँ से मूवमेंट से स्टार्ट होने लगी। उसके साथ साथ गांधी जी के कुछ मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो यहाँ से स्टार्ट हुए, और इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स, और कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एट लास्ट कंक्लूजन की। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका था वॉज कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने लिया था इंडियंस को वीक करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को थोड़ा सा जो है नेशनलिज्म जो थी इंडिया में, नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म, उसको क्या करने के लिए, एक तरीके से कमज़ोर करने के लिए। और डिवाइड और रूल की पॉलिसी तो इनकी थी ऑलरेडी, ओके, ठीक है। अब एट लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर 1-2 मिनट में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप सुन के तभी जाइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एट लास्ट चलते हैं कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्वदेशी मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट पे आपको एक डिटेल नोट लिखना है और उसके इम्पैक्ट के बारे में आपको बताना है। तो देखो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ए मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फेज है आपका स्वदेशी मूवमेंट, ओके। और इट बिगन एज अ रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये क्या है, एक तरीके से रिएक्शन था किसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था आपका 1905 में, किसके थ्रू, लॉर्ड कर्जन के थ्रू, ठीक है। सो वर्ड स्वदेशी का मतलब होता है वन ऑफ ओन्स कंट्री, ओके। एंड मूवमेंट इनकरेज इंडियंस टू इंडिजियस गुड्स, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना, ठीक है।
तो बैकग्राउंड और कॉजेज़ की बात करें, स्वदेशी मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट हुआ, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के थ्रू, ठीक है। पहला कॉज रीज़न ये था। उसके साथ साथ राइजेस ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस की जो डिवाइड और रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। सो नेशनलिस्ट लीडर बिगन टू प्रीच सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। वो चीज़ें देखने लगे थे कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ों को जो है ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो इंडियन गुड्स पे फोकस करके ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट कर रहे थे कि हम क्या है स्वदेशी बनेंगे, अपने देश के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ फेलियर ऑफ मॉडरेट मेथड्स कि द न्यू जनरेशन के जो लीडर थे जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन पे मानते थे और मास पार्टिसिपेशन, कि जो भी करना है सब हमें क्या डायरेक्ट एक्शन लेना और मास पार्टिसिपेशन पे इनको ये भरोसा था। उसके साथ साथ मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे स्वदेशी मूवमेंट के, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेस्ट अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्वदेशी को प्रमोट करना, ठीक है, और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना, सेल्फ रिलायंस को जो है अचीव करना, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज एमंग इंडियंस और फाउंडेशन ऑफ स्वराज जो है चाहिए था, सेल्फ रूल चाहिए था। ओके, आगे बात करते हैं मेजर लीडर कौन कौन थे। तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, किसके क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगले बात करते हैं मेन फीचर्स क्या क्या थे। फीचर भी इंपॉर्टेंट है कि बायकॉट करना, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करिए, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट्स, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह बनाए गए थे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और बेटर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कल्चरल एंड लिटरेरी रिवाइवल, ठीक है, कुछ सॉन्ग्स वगैरह बनाए गए थे जिससे पीपल्स को मोटिवेट कर सके, ठीक है, जैसे वंदे मातरम जो है आपका बिकम अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स वगैरह जो थे आपके लिटरेचर इंस्पायर कर रहा था पीपल्स को, नेशनलिज्म को, ठीक है, जो भी पीपल्स जो है इन्वॉल्व थे आपके बेसिकली स्वराज में, मूवमेंट्स में, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, तो पीपल्स को क्या मोटिवेट करने के लिए एक तरीके से और यूनिटी जो है शो करने के लिए। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस, उसके साथ साथ स्प्रेड बियॉन्ड बंगाल कि द मूवमेंट स्प्रेड कहाँ, महाराष्ट्र में, पंजाब में, मद्रास में, और गिविंग इट ऑल इंडियन कैरेक्टर। और तिलक जो है बेसिकली वो किस चीज़ से लिंक थे, स्वराज से। ओके, अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या था स्वदेशी मूवमेंट का। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट थे, तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट इकोनॉमिक के और 4 पॉइंट आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हम लेके रहेंगे इसको, और बिगनिंग ऑफ मास पार्टिसिपेशन। उसके साथ साथ आपका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट था, ठीक है, एजुकेशनल इम्पैक्ट थे, कॉम्युनल कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट। क्या लिमिटेशंस थी? मेनली स्ट्रॉन्ग था मूवमेंट बेसिकली बंगाल एंड लॉस्ट मोमेंटम एल्सवेयर, बाकी सब जगह इतना ज़्यादा चीज़ें फोकस नहीं थी। डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स उनके बीच में, उसके साथ बहुत सारे लीडर अरेस्ट हो गए थे, मीटिंग बैन हो गई थी, न्यूज़पेपर सेंसर्ड हो गए थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब कंक्लूजन की बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट जो था 1905 से लेकर 1908 वॉज अ वाटर शेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके, सो इट ट्रांसफर द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम अ पॉलिटिकल एगिटेशंस इनटू अ मास मूवमेंट एंड गेव बर्थ टू द ट्विन आइडियल्स। एक तरीके से स्वदेशी और स्वराज दो चीज़ें यहाँ से आई थी, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रूल। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली था हम लोग का किसके बारे में, ये एट लास्ट हमारा है कौन सा क्वेश्चन था, नेशनल मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह मैंने आपको एक चीज़ें पढ़ी नहीं है, बस एक बार मतलब पढ़ दिया है, मेन मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग से जितना पॉइंट आपको चाहिए उतना आप लिख लीजिए, ठीक है। जो पॉइंट मैंने आपको बताने को कहा था वो ये है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, ओके, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या कहना चाह रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको सिंपली क्या करना है कि कॉपी में पेजेस छोड़ के नहीं आने हैं, ठीक है, आंसर आपको लिख के जरूर आना है। तो जैसे मान लो कुछ भी समझ में ना है तो आपने एक की पॉइंट देख लो, हर क्वेश्चन में एक कुछ ना कुछ की पॉइंट तो ज़रूर होता है, तो आप उस की पॉइंट को देख लो। जैसे स्वदेशी मूवमेंट है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको जितनी नॉलेज है ना वो सब लिख दो, क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की पॉइंट देखा तो आपको कुछ नहीं पता तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में लिख दो,
ये मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको कोई आइडिया ही ना लगे कि आपको क्या लिखना है, तो आप उस क्वेश्चन में की पॉइंट देख लो, ठीक है। उस की पॉइंट को चेक करके आपको जो समझ में आ रहा है, जितना उसके बारे में तो भाई पढ़ाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका कि आपसे कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज पूछे पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज मान लो नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जितना भी आपको नॉलेज है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में आप सारा लिख के आओ, ठीक है। आपको कोई भी पॉइंट छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, कीवर्ड पे आप बेसिकली फोकस करना, कीवर्ड को नोटिस करना और उसके बारे में जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप लिखना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब बात करते हैं, थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ओके। ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ओके। सो टाटा बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि हम लोग का हिस्ट्री ऑफ यूरोप का होगा, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।